Hello and welcome. This is the fifth part of this chapter. In the previous part, we read about how the Congress party resolved the question of succession after Jawaharlal Nehru. In this part, we are going to discuss about fall of the Congress system, or we can say challenges of the Congress system. Let's begin the video. Fall of the Congress system after 1967. फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। ये पहली बार ऐसा हो रहा था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। कांग्रेस बिना जवाहरलाल नेहरू के इलेक्शन फेस कर रही थी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन हमने पहले ही डिस्कस किया था। 1960 का जो डिकेड है उसको डेंजरस डिकेड कहा गया था, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था, मानसून फेलियर था, ड्रॉट था, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, depletion of foreign exchange reserve, drop in industrial production and exports। तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो देश के अंदर चल रही थी। ऐसे में 1967 में इलेक्शंस हुए। फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवैल्यूएट द इंडियन रूपी। इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको सबसे पहले जो मेजर डिसीजन लेना पड़ा वो था जो इंडियन करेंसी थी उसको डिवैल्यूएट करना पड़ा और उसकी प्राइस जो थी डॉलर के मुकाबले उनको कम करनी पड़ी। सेकेंड, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कैरसिटी एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। बंद और हड़ताल होने लगे जगह जगह, बार बार धरना प्रदर्शन, इस प्रकार की गतिविधियां होने लगी देश के अंदर। और गवर्नमेंट ने पूरी समस्या को उन्होंने ये माना कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ये नहीं समझा उन्होंने कि ये लोगों की डिमांड से लोग इस परेशान है, इस वजह से लोग जो है धरना प्रदर्शन ये सब कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। दिस लीड टू द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टी लॉन्चिंग प्रोटेस्ट फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। और इसी वजह से कम्युनिस्ट और अदर सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने देश के अंदर धरना प्रदर्शन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार की उन्होंने डिमांड करी कि गरीबी को कम किया जाए और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए। और ऐसे ही इस माहौल के अंदर इलेक्शंस होते हैं 1967 के। पर इलेक्शन से पहले जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो आपस में क्लोज आना स्टार्ट हो जाती हैं और एक नई थ्योरी बन के सामने आती है जिसको कहा गया नॉन कांग्रेसिज्म। ये थ्योरी दी थी उस वक्त के पॉपुलर सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, जो पहले किसी समय कांग्रेस के अंदर जब सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी तब कांग्रेस में थे, पर जब सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस से अलग होकर एक सेपरेट पार्टी बनानी पड़ी तब वो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर बने और उन्होंने ये आइडिया दिया था। अब जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको ये रियलाइज हो चुका था कि कांग्रेस रिमेन इन पावर ड्यू टू डिवीजन ऑफ फूड्स ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो इलेक्शन सिस्टम था FPTP, उसमें एक सिंगल पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीतता है। और अगर अपोजिशन के सारे वोट अगर ऐड कर दिए जाए तो वो जीतने वाली पार्टी से कहीं ज़्यादा होते हैं। जब उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने आपस में मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बारे में सोचा। देयरफॉर अपोजिशन पार्टीज डिसाइडेड टू मेक द इलेक्टोरल एडजस्टमेंट टू डिफीट द कांग्रेस। इट वाज राइट टाइम बिकॉज द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस इंटरनल फैक्शंस। मिसेस इंदिरा गांधी वाज आल्सो नॉट एक्सपीरियंस्ड। The socialist leader Ram Manohar Lohia called this strategy as non-congressism. The opposition parties made the people realize that the Congress rule was undemocratic and unfavorable for the common people. It was non-Congress parties that can save democratic values in the country. केवल non-democratic parties ही देश के अंदर डेमोक्रेसी की वैल्यू को बचा सकती हैं। ये समझाने की उन्होंने कोशिश की लोगों को और शायद वो इसके अंदर काफ़ी हद तक सफल भी रहे। Now next, electoral verdict 1967। और नॉन कांग्रेस पार्टीज के आपस में साथ आने से पोलराइजेशन बढ़ गया। फोर्थ जनरल इलेक्शंस से पहले ही जो अपोजिशन पार्टीज थी वो साथ आ चुकी थी और ये ऐसा इलेक्शन था जो नेहरू जी के बिना लड़ा जा रहा था। यूँ भी कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जैसे नौसिखी नेता के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा था। द रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट द बोथ द नेशनल एंड द स्टेट लेवल्स। इलेक्शन रिजल्ट्स ने कांग्रेस को दोनों ही स्तरों पर चौंकाया, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो। Many contemporary political observers describe the election's result as a political earthquake.
यहाँ तक कि कई पॉलिटिकल्स जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम भी दिया इसे। हालांकि कांग्रेस को लोकसभा में तो मेजोरिटी मिल गई, पर उसको आज तक की सबसे लोएस्ट टैली ऑफ द सीट्स, आज तक की सबसे कम सीट्स मिली थी। एंड द शेयर ऑफ वोट सिंस 1952, उसका जो वोट शेयर था 1952 से वो भी काफ़ी कम हो चुका था। और कई स्टेट में तो कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। इवन इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी उनके आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो थे वो इलेक्शन हार चुके थे। के कामराज जो तमिलनाडु से बहुत बड़े नेता थे, मिनिस्टर थे, वो इलेक्शन हार चुके थे। एस के पाटिल महाराष्ट्र के अंदर, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में, और के बी सहाय इन बिहार, ये कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे और ये इतने बड़े बड़े नेता ये इलेक्शन हार चुके थे। यानी कि अब नज़र आ रहा था कि साफ अब एक बदलाव की लहर सामने नज़र आ रही थी। या यूं कहा जा सकता था, क्या कांग्रेस सिस्टम खत्म हो चुका है, कांग्रेस डोमिनेंस खत्म हो चुका है। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 1967, ये 1967 की असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट है। दीज 9 स्टेट्स, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। उस समय ये कहा जाने लगा, अगर कोई दिल्ली से हावड़ा, यानी जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, अगर दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए अगर कोई ट्रेन के अंदर बैठेगा तो उस पूरे रास्ते में कोई एक भी एरिया ऐसा नहीं होगा जो कांग्रेस रूलिंग हो। यानी कि उस पूरे इलाके के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कहीं पर ज़्यादातर इलाकों के अंदर पार्टियों ने मिलजुल कर सरकार बनाई थी। और अगर हम बात करते हैं साउथ की, एंड मद्रास स्टेट, आज का जो तमिलनाडु है उसको उस वक्त मद्रास कहा जाता था। In the Madras state, now called Tamil Nadu, a regional party, the Dravid Munnetra Kazhagam, came to power by securing a clear majority. और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब किसी नॉन कांग्रेस पार्टी को फुल फोर्स, यानी उसको फुल मेजोरिटी की सीट्स मिली। हालांकि पहले भी केरल के अंदर नॉन कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बना चुकी थी, पर उसको फुल मेजोरिटी नहीं थी। इन्होंने हिंदी भाषा के विरोध को चुनावी मुद्दा बनाया था और इसी बात को लेकर डीएमके ने इलेक्शन जीता था। In other state, the coalition governments consisted the ideology diverse group, और बाकी स्टेट के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों ने आपस में मिलकर सरकार बनाई। जैसे हम देख सकते हैं, इन ग्रुप्स को कहा गया था संयुक्त विधायक दल। इन बिहार सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी एंड पीएसपी along with the CPI and जनसंघ came to power and formed the government। बिहार के अंदर एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई और जनसंघ, जो बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टीज है, इन सब ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। वहीं अगर हम पंजाब में देखते हैं तो जो राइवलरीज पार्टीज थी, अकाली फैक्शंस और संत ग्रुप, ये दोनों भी एक दूसरे की राइवल पार्टीज थी। इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि इनके समझ में आ चुका था कांग्रेस वगैरह हमें हराना है तो हमें साथ आना होगा, तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पार्टी थी, ये साथ आई और उन्होंने मिलकर वहां पर सरकार बनाई। कोalition। द इलेक्शन of 1967 brought into picture the phenomena of coalitions. Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties called Samyukt Vidhayak Dal in Hindi. जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टीज के रूप के अंदर उन्होंने आपस में साथ आए और एक कोalition बनाया और वो कोalition कहलाया संयुक्त विधायक दल। In most of the cases, the coalition partners were ideologically incongruent, पर कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने अपने इन आइडियोलॉजीज के ऊपर इन्होंने अपना समझौता किया और इसके बाद ये साथ आए और उन्होंने अपने उद्देश्यों के अंदर, इनके जो ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस को हराना, उसके अंदर ये सफल भी हुए। और इनकी इसी आइडियोलॉजी के ऊपर उस समय के कार्टूनिस्ट ने एक पिक्चर का एक कार्टून बनाया था जिस प्रकार से है। ये 1974 में चरण सिंह ने एक प्रयास किया था यूनाइटेड फ्रंट बनाने का, जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज का था। अब इसमें देखिए लोगों की आइडियोलॉजी किस प्रकार से है। ये एक ही साइकिल के ऊपर सब लोग सवार हैं और ये इनकी पार्टीज के नाम दे रखे हैं, एसएसपी, बीकेएस, एलडी, ये उस वक्त की पार्टीज के नाम हैं। और यहाँ पर कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये राइटिस्ट पार्टीज है, नॉट लेफ्ट पार्टीज। तो लेफ्ट पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने अपना गुट बनाया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई लेफ्ट में की तरफ हाथ कर रहा है, कोई राइट की तरफ हाथ कर रहा है। ये पिक्चर हमें बतला रही है कि किस प्रकार से इन पार्टीज की आइडियोलॉजीज अलग थी, बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए ये सब लोग साथ आए। डिफेक्शंस। Another important feature of the politics after 1967 election was the role played by defections in the making
एंड अनमेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। डिफेक्शन, जिसे हम दल बदल कहते हैं, इसने उस दौर में सरकारों के बनने बिगड़ने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he/she was elected and join another party. After the 1967 general election, the breakaway Congress legislators played an important role in installing non-Congress governments in 3 states, Haryana, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इन 3 स्टेट्स के अंदर डिफेक्शन ने गवर्नमेंट बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। The constant realignment and shifting political loyalties in this period gave rise to expression आया राम गया राम। और इस प्रकार से जो लोगों की जो अलग अलग पार्टी से इलेक्ट होके आते थे, उनकी लॉयल्टीज़ शिफ्ट होने से जो नया एक दौर चला, उस दौर को उस समय ये कहा गया आया राम गया राम। और ये जो स्टोरी थी आया राम गया राम, ये स्टोरी है हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल। उन्होंने विद इन 15 डेज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस पार्टी में आए और उसके बाद वापस विद इन 9 आवर्स वो यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, स्प्लिट इन द कांग्रेस। थैंक यू।